साथियों, नमस्कार, आदाब। मैं अंचल अग्रवाल आप सब लोगों का बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातें करूंगा और वो है मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा एवं बैंकिंग। तो शुरुआत करते हैं। मुद्रा क्या है? तो मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर आर्थिक विज्ञान चक्राकार घूमता है। जब मैंने अर्थव्यवस्था पर अपने विचार रखे थे तब भी मैंने बताया था कि अर्थ को केंद्र में रखकर बनाई गई व्यवस्था अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो जो अर्थ अगर केंद्र में है तो उसके चारों ओर क्या रहेगी? आर्थिक गतिविधियां, और इन्हीं से निर्मित होती है अर्थव्यवस्था। मुद्रा का जो हम सबसे ज़्यादा प्रचलित रूप में प्रयोग करते हैं वो होता है विनिमय का माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप बाजार जा रहे हैं, 10 रुपए के आलू खरीदे आपने और आपने यहाँ से 10 रुपए दिए, दुकानदार से आलू खरीदे, तो आपने मीडियम ऑफ एक्सचेंज का कार्य किया। यहाँ से रुपए गए, वहाँ से आलू आए। साथ में मुद्रा का काम, जब मैंने आपको पीपीपी अर्थात परचेज पावर पैरिटी बताया था तब भी मैंने कहा था कि मूल्य को मापने के लिए मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। तो मूल्य के मापक के रूप में मुद्रा काम आती है। और मुद्रा का विकास एक बहुत ही धीमे और क्रमिक विकास के आधार पर हुआ। सबसे पहले वस्तु मुद्रा, जिसके अंतर्गत वस्तुओं का लेन देन होता था, जिसे हम सामान्य भाषा में बार्टर सिस्टम कहते हैं। जिसके अंतर्गत यह था कि आपको यदि आलू चाहिए और आप एक किसान हैं, आप गेहूं उगाते हैं, तो आप गेहूं ले जाइए और आलू ले आइए। मतलब आपने यहाँ से गेहूं जाएंगे, वहाँ से आप आलू लेंगे। तो यह था बार्टर सिस्टम, जिसके अंतर्गत वस्तु का आदान प्रदान किया जाता था। उसके बाद धातु मुद्रा आई, जिसमें सोने, चांदी, रजत आदि के सिक्के चले। उसके बाद आया पत्र मुद्रा अर्थात करेंसी, नोट्स या पेपर मनी, जिसे हम उपयोग करते हैं। और आज के समय में आप देखते हैं कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या अन्य ऐसे साधन, नेट बैंकिंग आपके मनी ट्रांसफर का भी बहुत बड़ा साधन बन चुकी है। तो मुद्रा का आज बहुत ही विस्तृत रूप हो चुका है, जिसमें बिटकॉइन भी शामिल है और नई ऐप्स जो आई हैं, पेटीएम, फ्री रिचार्ज। तो ये जो ऐप्स हैं ये भी मुद्रा का काम कर रही हैं, मुद्रा के लेन देन का कार्य कर रही हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज में आप देखते हैं आज चेक्स, साथ में हुंडी, बिल ऑफ एक्सचेंज, डिमांड ड्राफ्ट और ना जाने क्या क्या साधनों से आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज का कार्य कर रहे हैं। और यह मुद्रा का ही विकसित रूप है, क्रमिक विकास का रूप है। तो अब सबसे पहले आते हैं यहाँ समझने में कि साख मुद्रा क्या होती है, क्रेडिट मनी। तो क्रेडिट मनी एक ऐच्छिक मुद्रा है, अर्थात ऑप्शन मनी है ये, जिसके अंतर्गत आपके प्रतिज्ञा पत्र, चेक, हुंडी, विनिमय पत्र, बैंक ड्राफ्ट आते हैं। क्या मैं आपसे पूछूं, क्या इनको रिसीव करना आपके लिए बाध्यकारी है? तो नहीं। आपकी स्वीकार करना, अस्वीकार करना ये आपकी इच्छा पर निर्भर है, इसलिए इसे हम ऐच्छिक मुद्रा कहते हैं। अब मुद्रा के कुछ कार्यों पर आते हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि सबसे पहले मुद्रा विनिमय का माध्यम बनती है, मूल्य का मापक बनती है, ठीक है, मूल्य का हस्तांतरण का कार्य करती है, मूल्य का संचय करने का कार्य करती है, तरलता प्रदान करती है, निर्णय की वाहक हो जाती है। तो ये एक तरीके से मुद्रा के कार्य थे। मैंने यहाँ शब्द का इस्तेमाल किया तरलता। तरलता का जो मतलब होता है वो होता है अल्पकालिक देयता। तरलता का सामान्य अर्थों में देखिए कि जिसे आप तुरंत की तुरंत एक्सचेंज कर सकते हैं,
जैसे यदि मैं आपसे कहूं कि आपको कुछ सामान खरीदना है और आपको उसके लिए सोना बेचना होगा, तो क्या आप सोने को तुरंत बेच सकते हैं? नहीं, बहुत समय लेगा। आप जौहरी के पास जाएंगे या अन्य जो भी आप प्रक्रिया को अपनाएंगे। वहीं आपके पास यदि करेंसी नोट्स होंगे तो आप सामान को तुरंत खरीद सकते हैं। तो ये चीज़ होती है आपकी तरलता, कि जितनी सिंप्लिसिटी के साथ आप किसी विनिमय का जो कार्य कर सकते हो। हम दो शब्द कई बार सुनते हैं, मनी एंड नियर मनी, मुद्रा एवं सन्निकट मुद्रा। जो हम सन्निकट मुद्रा सुनते हैं वो होता तो तरल है, लेकिन स्पष्ट रूप में मुद्रा नहीं होता है। सन्निकट मुद्रा में जैसे आपका बॉन्ड हुआ, सरकारी प्रतिभूतियां, बैंकों की काल जमा राशियां, कंपनी के शेयर, ये सब आपके सन्निकट मुद्रा है, लेकिन मुद्रा नहीं है। अर्थात मुद्रा के यह निकट होता है। इसी के आधार पर हमने इसको सन्निकट मुद्रा कहा है। तो यह मुद्रा के बारे में एक व्यू था। अब आते हैं बैंक के ऊपर। तो हम जानते हैं कि बैंकों का विकास बहुत ही धीमे धीमे और क्रमिक रूप से हुआ है और लगातार हो रहा है। जैसे सबसे पहले कलकत्ता, बम्बई, चेन्नई में बैंक्स खोली गई थी 18वीं शताब्दी में। 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान खोला, जो पहला बैंक हुआ, लेकिन यह बैंक अपने कार्य में असफल हुआ। फिर उसके बाद 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, फिर बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, यह धीमे धीमे क्रमिक रूप से आए। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और यही बैंक आज़ादी के बाद 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण के उपरांत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहलाया। 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम पारित किया गया, जिसके अनुसार 1935 से रिजर्व बैंक ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। पूर्ण रूप से भारतीय देश का पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक था। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई को मजबूती प्रदान करने के लिए उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और साथ ही भारतीय बैंकिंग का नियमन करने के लिए, अर्थात उसको रेगुलेट करने के लिए 1949 में भारतीय बैंकिंग अधिनियम पारित किया गया। आरबीआई के बारे में आगे और भी जानेंगे, उससे पहले थोड़ा सा स्टेट बैंक के बारे में जानते हैं कि जो स्टेट बैंक है उसका पूरा एक समूह बना, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, ये पहले अलग अलग थे, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला एंड स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर। इनमें से स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का अगस्त 2008 में तथा स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का 2010 में एसबीआई में विलय कर दिया गया। अब उसके बाद एसबीआई समूह में 5 बैंक ही शेष हैं। 1969 में 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक आदि प्रमुख हैं। उसके पश्चात 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसमें विजया बैंक, आंध्रा बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया,
आदि प्रमुख हैं। उसके बाद न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया। इस तरह से राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 19 रह गई। अब एक टर्म है वित्त बाजार, फाइनेंशियल मार्केट। तो शब्द से स्पष्ट है जहां पर वित्त का आदान प्रदान होता है। जैसा कि हम मार्केट को जानते हैं, मार्केट में वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, तो ऐसे ही वित्त के आदान प्रदान के लिए जो प्लेटफॉर्म होता है उसे हम वित्त बाजार कहते हैं। तो हम इसको दो भागों में मुख्यतः बांटते हैं। पहला मुद्रा बाजार, दूसरा पूंजी बाजार। तो मुद्रा बाजार एक ऐसी संस्था होती है जो अल्पकालिक, या अल्पकालिक का मतलब है कि 1 वर्ष से कम अवधि के लिए व्यवहार में लाई जाती है। और मुद्रा बाजार आरबीआई के लिए बहुत बड़ा टूल होता है जिसके आधार पर वो अपनी तरलता अर्थात लिक्विडिटी की मात्रा नियंत्रित करता है। दूसरा होता है पूंजी बाजार, जो दीर्घकाल की अवधि के लिए व्यवहार में लाया जाता है। जैसे कि मुद्रा बाजार था कि 1 वर्ष से कम अवधि के लिए, तो पूंजी बाजार है 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए। जैसे आप कहीं भवन में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस हिसाब से अपने कैपिटल को गेन कर रहे हैं, तो यह आप पूंजी बाजार के अंतर्गत काम कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आप घर को 1 साल के अंदर तो नहीं व्यवहार में लाएंगे, उसके लिए अधिक समय चाहिए। तो इसी आधार पर हम पूंजी बाजार को 2 भागों में बांट के देख सकते हैं। प्राथमिक बाजार, सेकेंडरी मार्केट अर्थात द्वितीयक बाजार। तो प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट का मतलब होता है जहां पर कोई शेयर पहली बार, शेयर का मतलब है सिक्योरिटीज, आप सभी सिक्योरिटी से ले सकते हैं, जहां पर कोई सिक्योरिटी पहली बार मार्केट में बिकने के लिए आती है, मतलब कंपनी ने पहली बार उसको इश्यू किया और वो पहली बार मार्केट में बिकने के लिए आई, तो वो प्राइमरी मार्केट में। और सेकेंडरी मार्केट में होता है कि बिकी हुई वस्तु को कोई अन्य व्यक्ति खरीदे। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक कंपनी है एक्स, उस कंपनी ने एक्स ने नए शेयर इश्यू किए और एक व्यक्ति ए नाम के व्यक्ति ने उसको खरीद लिया, तो ये है प्राइमरी। वहीं उस ए ने उस शेयर को बी को बेच दिया, तो वो है सेकेंडरी। मतलब अब यहाँ पर कंपनी से इश्यू नहीं थे, अब यहाँ व्यक्ति से व्यक्ति में ट्रांसफर हुए, तो ये था सेकेंडरी मार्केट। किसी भी बैंक का मुख्य कार्य होता है देयता सृजन करना अर्थात लायबिलिटी को क्रिएट करना, और यह लायबिलिटी बैंक 3 तरीके से क्रिएट करता है। पहला स्वामित्व पूंजी के आधार से, दूसरा ऋण पूंजी, तीसरा जमा पूंजी अर्थात ओन्ड कैपिटल, डेट कैपिटल एंड डिपॉजिट कैपिटल। तो सबसे पहले देखते हैं ओन्ड कैपिटल क्या होती है। तो जो बैंक के मालिक होते हैं या शेयर धारक होते हैं, उनके द्वारा बैंक में निवेशित पूंजी को ही बैंक की स्वामित्व पूंजी अर्थात ओन्ड कैपिटल कहते हैं, और इसे हम टियर 1 कैपिटल भी कहते हैं। इसे यदि हम लैमन लैंग्वेज में बोले तो जिस पूंजी से बैंक का या कोई संस्था का कार्य शुरू होता है उसे हम स्वामित्व पूंजी कहते हैं। दूसरी होती है ऋण पूंजी। ऋण पूंजी को हम कह सकते हैं कि अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए हम जो पूंजी का प्रयोग करते हैं उसे हम ऋण पूंजी या टियर 2 कैपिटल भी कहते हैं। अगर एक नया कारोबार स्थापित करना है तो टियर 1 पूंजी अर्थात स्वामित्व पूंजी, और स्थापित कारोबार को बढ़ाना है उसके लिए टियर 2 पूंजी ऋण पूंजी का इस्तेमाल करते हैं। अब तीसरा आता है जमा पूंजी अर्थात टियर 3 कैपिटल।
बैंक जमा पूंजी के लिए 4 तरह के हथियार का इस्तेमाल करती है। मुख्य रूप से 4 तरह के हथियारों का इस्तेमाल करती है: चालू खाता, बचत खाता, आवर्ती खाता और सावधि खाता। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। यदि हम देखें तो चालू खाते में और बचत खाते में हमें जो पैसा निकालने की एक तरीके से आज़ादी सी ही मिली हुई है कि हम इससे पैसा निकाल सकते हैं। अतः जब भी मांगने जाएंगे बैंक पर तो हमको ये पैसा दे देगी। ऐसा नहीं है कहीं और से दे देगी, हमारे अकाउंट से ही देगी। तो जो पैसा ये देगी हमारे मांगने पर, इसलिए हम इन दोनों अकाउंट्स को बोलते हैं मांग जमा, अर्थात डिमांड डिपॉजिट। वहीं दूसरी ओर आवर्ती खाते में या सावधि खाते में आपको एक निश्चित अवधि, जिसे हम मैच्योरिटी डेट कहते हैं, परिपक्व अवधि कहते हैं, को ही बैंक से पैसा निकालने की स्वतंत्रता होती है। आप चाहें तो इससे पहले भी निकलवा सकते हैं, लेकिन आपको इसमें घाटा होता है। तो आप जब एक निश्चित अवधि के बाद ही पैसा निकाल सकते हैं, इसलिए इसको हम संयुक्त रूप से आवधि जमा कहते हैं, टर्म डिपॉजिट। तो एक हुआ डिमांड डिपॉजिट, दूसरा हो गया टर्म डिपॉजिट। और जब हम दोनों को मिला देते हैं तो इनको हम बोलते हैं ग्रॉस डिपॉजिट, अर्थात सकल जमा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चालू खाते में तो ब्याज नहीं मिलता, लेकिन बचत खाता, आवर्ती खाता और सावधि खाते में ब्याज मिलता है। तो जब हम ग्रॉस डिपॉजिट में उस इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं तो इसे कहते हैं हम ग्रॉस डिमांड एंड टर्म लायबिलिटी। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जब हम ग्रॉस डिपॉजिट में इंटरेस्ट को इंक्लूड कर देते हैं तो इसे हम कहते हैं ग्रॉस डिमांड एंड टर्म लायबिलिटी, GDTL। देखिए, हम जैसा कि जानते हैं कि एक बैंक का दूसरे बैंक में खाता अवश्य होता है। जैसे मान लीजिए कि पंजाब नेशनल बैंक का SBI में खाता है। अब पंजाब नेशनल बैंक ने कुल मिलाकर, आपने क्या करा कि ATM लिया अपने पंजाब नेशनल बैंक का और आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 10,000 रुपये निकाल लिए। वहीं फिर आप गए, आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ATM है, आपने यूज किया PNB के ATM पर और उसमें से आपने 8,000 निकाल लिए। इस तरह से PNB SBI को 10,000 रुपये देगा और SBI PNB को 8,000 रुपये देगा। तो अब रेशनली देखें तो PNB SBI को अब बचे हुए 2,000 रुपये देगा। तो यह उसकी एक लायबिलिटी हुई कि 2,000 रुपये अब SBI को देने हैं। तो जो ये लायबिलिटी होती है, हम इसको बोलते हैं इंटर बैंक लायबिलिटी, IBL। जब हम इस GDTL को, ग्रॉस डिमांड टर्म लायबिलिटी को में से IBL, इंटर बैंक लायबिलिटी को हटा देते हैं तो हमारा जो बचता है उसे हम कहते हैं नेट डिमांड टर्म लायबिलिटी, अर्थात NDTL, नेट डिमांड एंड टर्म लायबिलिटी, NDTL। मैं एक बार इसको फिर से बता देता हूं कि चालू खाता और बचत खाता मिलकर डिमांड डिपॉजिट बनाते हैं, आवर्ती खाता और सावधि खाता मिलकर टर्म डिपॉजिट बनाते हैं। जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो ग्रॉस डिपॉजिट बन जाता है, और जब हम ग्रॉस डिपॉजिट में इंटरेस्ट मिला देते हैं तो ग्रॉस डिमांड एंड टर्म लायबिलिटी, GDTL बन जाता है। इंटर बैंक, और हम जब GDTL में से IBL, इंटर बैंक लायबिलिटी को घटा देते हैं
तो NDTL नेट डिमांड एंड टर्म लायबिलिटी बन जाता है। तो अब देखते हैं NDTL का प्रयोग क्या होता है। हम एक शब्द काफ़ी बार सुनते रहते हैं, वो है कैश रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षित अनुपात। तो इसके लिए जो NDTL होता है, NDTL का वह प्रतिशत अंश जो RBI के पास रखना अनिवार्य हो, उसे हम कैश रिजर्व रेशियो CRR कहते हैं। बहुत सिंपल है कि बैंक के पास, मान लीजिए SBI के पास 100 रुपये हैं टोटल NDTL के, और उसमें से 4 रुपये, इस वक्त जो CRR का रेशियो है वो 4% का है, तो वह 4 रुपये RBI को देगा। तो ये है कैश रिजर्व रेशियो, यह देना अनिवार्य होता है। अब आते हैं दूसरा टर्म, वो है SLR, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसे हम हिंदी में सांविधिक तरलता अनुपात कहते हैं। इसमें यह होता है कि कोई भी बैंक हो, वो RBI के निर्देशानुसार कुछ निश्चित राशि को, और वो जो निश्चित राशि होती है वो भी NDTL में से कैलकुलेट की जाती है। तो NDTL से की निश्चित राशि को प्रतिभूतियों में निवेश करना आवश्यक हो, और या फिर निवेश के उचित अवसर के आगमन पर कुछ समय के लिए नकद रूप में रखने की अनुमति हो, SLR कहलाती है। अब आपके लिए यह सोचने का विषय आ चुका है कि जैसे कि अभी SLR को घटाया गया, तो इसका इकोनॉमी पे किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। सोचिए कि SLR को घटाया गया में निहित है कि बैंक अब कम पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए रखेगी। मान लीजिए कि SLR 25% हो और बैंक कह दे अब RBI की नहीं, अब तुमको 25 की जगह 24 रखना है, तो जो 1 रुपया बचा अब वो बैंक के पास एक्स्ट्रा हो गया। अब बैंक के पास जो 1 रुपया एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि अब वो 1 रुपये को भी उधार दे सकती है। पहले मान लीजिए कि NDTL 100 रुपये था, और हम मानते चलते हैं कि CRR 5 रुपये था, 5% था, तो 95 रुपये बचे, और वहीं SLR 25% हो तो 70 रुपये बचे। अब हमने देखा कि यदि SLR की राशि को कम कर दिया जाए, यानी कि 24 कर दिया जाए, तो रुपए जो बचेंगे वो बचेंगे 71। यानी कि पहले बैंक 70 रुपये उधार दे सकती थी, अब बैंक 71 रुपये दे सकती है। यानी कि बैंक अधिक उधार राशि दे सकती है, तो अधिक उधार देने पर बैंक अधिक पैसा ब्याज के रूप में उगाही कर सकती है। तो जब बैंक अधिक रुपया दे सकती है ऋण के रूप में पैसा, और जब मार्केट में दिखेगा, तो वहां पर इन्फ्लेशन की कंडीशन पैदा होगी। जैसा कि मैंने अपने पहले अर्थव्यवस्था वाले ऑडियो में बताया था कि मार्केट में पैसा जब बढ़ता है तो इन्फ्लेशन की स्थिति पैदा होती है। तो दोस्तों, अब हमने NDTL में से CRR घटाया, NDTL में से SLR घटाकर जो 70 रुपये हमने प्राप्त किए थे, आप इसको कह सकते हैं लोन एबल फंड, अर्थात ऋण योग्य निधि। आपने शब्द काफी बार सुना होगा, और जो इस वक्त काफी प्रचलित रूप में भी चल रहा है, वो है PSL, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग प्रोग्राम, अर्थात प्राथमिकता क्षेत्र ऋणदान कार्यक्रम। इसके अंतर्गत क्या है कि जो लोनेबल फंड है, जो हमने NDTL में से CRR और SLR घटाने के बाद प्राप्त करते हैं, उस लोनेबल फंड का एक निश्चित प्रतिशत हमको प्राथमिक क्षेत्र के लोग के रूप में देना होता है।
अर्थात उन लोगों को देना होता है जो प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत हैं। तो उसको बोलते हैं हम PSL। इस वक्त लोनेबल फंड का 40% देसी बैंक को और 32% विदेशी बैंक को PSL के रूप में देना होता है, जहां पर ब्याज की अधिकतम सीमा 11% तक तय कर दी गई है। तो जब हम इस लोनेबल फंड में से PSL भी घटा देते हैं तो बचा हुआ अमाउंट कहलाता है फ्री लोनेबल फंड, और इस फ्री लोनेबल फंड को बैंक किसी को भी उधार दे सकता है। अब हम एक बार दोबारा इसी को समराइज कर देते हैं कि मान लीजिए NDTL 100 रुपये है, CRR 5 रुपये और SLR 25 रुपये, अर्थात 5% और 25%। तो जब हम 100 में से 5 घटाएंगे फिर 25 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 70, जिसे हम लोनेबल फंड बोल रहे हैं। और देसी बैंक के लिए 40% देना अनिवार्य है, तो 40% हम 70 का करेंगे, लोनेबल फंड का करेंगे तो 28 आएगा। अब जब हम इस 28 को भी घटा देंगे तो बचेगा 42 रुपये। तो जो 42 रुपये बचा इसको हम बोलेंगे फ्री लोनेबल फंड, अर्थात अब किसी को भी हम उधार दे सकते हैं। पर इसको उधार देने की भी एक प्रक्रिया होती है। जो भी व्यक्ति उधार लेने आता है उसकी जांच वगैरह करना या मार्जिनल रिक्वायरमेंट रखना, मतलब कुछ अपनी को संपत्ति रखो, कोलेट्रल के रूप में संपत्ति भी रखो। तो इस तरीके से बैंक देखता है और उसके बाद इनको देता है। अब एक टर्म समझते हैं, वो है निवेश का पोर्टफोलियो सिद्धांत, पोर्टफोलियो थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब मैंने आपको आर्थिक क्रियाएं बताई थी उसमें मैंने 4 कारक बताए थे: उत्पादक, उपभोग, निवेश और विनिमय, जिसमें हम विनिमय की शुरुआत में बात कर चुके हैं, उत्पादक की पिछले ऑडियो में बात कर चुके हैं। अब आते हैं निवेश पर। तो निवेश क्या होता है? निवेश होता है ऐसा व्यय जिससे भविष्य में आय की संभावना विकसित हो जाए। जैसे कि आपने बैंक में निवेश किया, बैंक में 1000 रुपये डाले और मान लीजिए 10% की आपको ब्याज मिलती है, तो 1 साल बाद आपको 1100 रुपये प्राप्त हो जाएंगे। तो यानी कि आपने निवेश किया और भविष्य में आपको लाभ होने की, आय होने की संभावना हुई, यानी कि आपने निवेश किया। इसी तरह एक सिद्धांत होता है निवेश का पोर्टफोलियो सिद्धांत, और यह है जेम्स टॉबिन ने दिया था। उन्होंने कहा कि किसी भी एक कंपनी में पैसा लगाने की जगह अलग अलग कंपनियों में पैसा लगाओ। अगर आपने मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं, आपने उस 100 रुपये को एक ही कंपनी में लगा दिया और यदि वो कंपनी डूब गई तो आपका सारा पैसा डूब जाएगा। वहीं आपने इसी पैसे को 2 कंपनी में लगाया, एक डूब गई तो आपका एक कंपनी से तो पैसा कम से कम बचेगा ही। और वहीं आपने इसमें 10 में इन्वेस्ट कर दिया, 10 रुपये, और एक डूब गई तो आपके 90 रुपये आपके पास बचे। इसका मतलब ये है कि जितना आपने विस्तार करते हैं उतने ही आपकी रिस्क की संभावना, जोखिम की, पैसा डूबने की संभावना कम होती जाती है। तो ये था निवेश का पोर्टफोलियो सिद्धांत। अब हम कुछ शब्दावलियों पर आते हैं। एक होता है गिरवी ऋण, मॉर्टगेज लोन। शब्द से स्पष्ट है कि आपको अपनी कोई संपत्ति रखनी होगी, उसके अधिकार के बदले आपको जो ऋण मिलेगा उसको गिरवी ऋण कहेंगे, जैसे कि होम लोन, कार लोन आदि। एक होता है अग्रिम ऋण। अग्रिम ऋण होता है कि आपने एक साक्ष्य दिखा दिया कि आप किसी कंपनी में कार्यरत है, आपको फलाना कहते हैं सैलरी मिलती है, आपने अपना सैलरी लेटर दिखा दिया, तो उस आधार पर वो आपको ऋण दे देते हैं। तो ये होता है अग्रिम ऋण, अर्थात एडवांस लोन।
एक होता है कंसोर्टियम लोन। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि मान लीजिए कोई बड़ा ग्राहक आ गया, मिस्टर एक्स। उन्होंने कहा कि एसबीआई से कहा कि सर मुझे 5,000 करोड़ रुपए का लोन चाहिए। अब एसबीआई जानता है कि मैंने एक ही व्यक्ति को इतना पैसा दे दिया तो मेरा नुकसान काफी हो सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको निवेश का पोर्टफोलियो सिद्धांत बताया, तो वो बैंक भी अप्लाई करती है। तो वो क्या करते हैं, एसबीआई क्या करेगी, कुछ बैंकों से बात करेगी, जैसे पीएनबी को कहेगी कि एक ये बड़ा ग्राहक आया है, चलो मिल के लोन देते हैं। तो ऐसे 4-5 बैंक को इकट्ठा कर लेंगे और कहेंगे और उस व्यक्ति को 5,000 करोड़ का लोन दे देंगे। अब क्या हुआ कि मान लीजिए 5 बैंक इकट्ठे की, तो 1,000 करोड़ रुपए सबने इकट्ठे किए होंगे और दे दिए होंगे। इसका मतलब ये है कि अब जो बैंकों का रिस्क रहा वो 5,000 करोड़ से घटकर 1,000 करोड़ पर आ गया। तो यानी कि 2 या अधिक ऋणदाताओं को या बैंकों में अस्थायी आपसी समझौते के आधार पर दिए गए एक बड़े ऋण को कंसोर्टियम लोन अर्थात कंसोर्टियम ऋण कहते हैं। अब मान लीजिए कि यही बैंक मिलकर स्थायी समझौता कर लें कि चलिए इस लेवल का 1,000 रुपए से कोई बड़ा ग्राहक आएगा 1,000 करोड़ रुपए से अधिक मांगने के लिए, तो हम सब मिलके देंगे। मान लीजिए 5 बैंकों ने ये समझौता कर रखा है कि जब भी 1,000 करोड़ से ऊपर का कोई ग्राहक आएगा तो हम सब लोग मिलकर देंगे। यानी कि उन सब ने एक स्थायी समझौता आपस में किया हुआ है। तो जब ये बैंक स्थायी समझौता कर लेती है तब हम इनको बोलते हैं सिंडिकेट ऋण। अर्थात इस सिंडिकेट ऋण में क्या होता है कि बड़ा लोन होगा और आपसी समझौते के स्थायी समझौते के आधार पर दिया जाएगा। और यानी कि जो बैंक आपस में मिलकर करेंगी इसको हम कहेंगे सिंडिकेट्स ऑफ बैंक। एक शब्द होता है कॉल मनी। कॉल मनी का अर्थ होता है कि अगले दिन की वापसी की शर्त पर दिया गया ऋण। जैसे मान लीजिए कि मिस्टर एक्स बैंक में पहुंचे, उन्होंने कही कि मुझे 1,000 करोड़ का लोन चाहिए। एसबीआई में पहुंचे हैं और एसबीआई ने देखा कि अभी तो हमारे पास सिर्फ 800 करोड़ रुपए है। तो एसबीआई क्या करेगा, पीएनबी को फॉर्म मिलाएगा, पीएनबी से कहेगा कि सर मुझे 200 करोड़ की आवश्यकता है, मिस्टर एक्स आए हुए हैं, इनको ऋण देना है। तो एसबीआई कहेगा कि मैं आपको कल इसको वापस कर दूंगा। तो पीएनबी कहेगा ठीक है। तो पीएनबी 200 करोड़ रुपए एसबीआई को दे देगा, एसबीआई मिस्टर एक्स को दे देगा। क्योंकि मिस्टर एक्स बड़ा अमाउंट मांगने आए हैं तो उनको खाली हाथ लौटाने का मतलब होगा बैंक की साख गिरा देना। और बैंक को अपनी, जैसे आपको अपनी साख पसंद है ऐसे ही बैंक को भी अपनी साख पसंद होती है। तो इसी के आधार पर वो रेट निश्चित कर लेते हैं कि आप ठीक है, आप मुझे 200 करोड़ दे रहे हैं, मैं आपको 1 करोड़ रुपया इंटरेस्ट के रूप में, 2 करोड़ रुपए इंटरेस्ट के रूप में पे कर दूंगा। बैंकों के बीच एक समझौता हो जाता है ही उसी रेशियो में कि हम इस हिसाब से रखेंगे। कई बार क्या होता है कि हमको विदेशी बैंक से ऋण लेना होता है। मान लीजिए लंदन में जो बैंक है उससे हमने ऋण लिया, मान लीजिए मुंबई की बैंक ने ऋण लिया। तो यहां पर क्या होगा कि जो ऋण आएगा हम इसको कहेंगे ईसीबी, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। अर्थात दो बैंकों के बीच में, दो बड़े बैंकों के बीच में ऋण का आदान प्रदान हो रहा है विदेश से। तो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। जो लंदन की बैंक है इसको हम लिबोर बोलते हैं, अर्थात लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। यह जो ऑफर करती है रेट, उसी के आधार पर मुंबई की बैंकों का रेट तय होता है जिसे हम मिबोर कहते हैं, मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट। तो जितना ज्यादा लिबोर होगा उतना ही अधिक हमको मिबोर करना होगा। यदि लिबोर 8% है तो मिबोर को हम उतना अधिक, मान लीजिए 1% या 2% अधिक या 10% तक रख लेंगे और उसी के आधार पर होम लोन आदि तय होते हैं। अब आपने एक टर्म सुना होगा सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। सहकारी बैंक भी बैंकिंग के क्षेत्र में आधारभूत कार्य संपन्न करते हैं, लेकिन ये वाणिज्यिक बैंकों से भिन्न होते हैं।
क्योंकि वाणिज्यिक बैंकों का गठन संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा होता है, जबकि सहकारी बैंक की स्थापना अलग अलग राज्यों द्वारा बनाई गई सहकारी समिति अधिनियमों द्वारा होता है। एक है रीजनल रूरल बैंक्स। तो जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग की सुविधाएं नहीं होती हैं, वहां पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की जाती है। इन बैंकों का मूलभूत उद्देश्य होता है ग्रामीण क्षेत्र के कमजोर तबकों को रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना। इस क्षेत्र में क्या होता है कि लोगों की बचत को जुटाया जाता है और उत्पादक के कार्य में लगाया जाता है, और इनको जो वित्त पोषित किया जाता है वो करती है नाबार्ड, नेशनल बैंक्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जो नाबार्ड है उसकी स्थापना 1982 में की गई थी और शुरुआत में इसमें 50% सरकार का और 50% आरबीआई की हिस्सेदारी थी। बाद में क्या हुआ कि आरबीआई ने नाबार्ड की इक्विटी में अपनी लगभग सारी हिस्सेदारी सरकार को बेच दी और अब इसमें सरकार का प्रतिशत 99 है और आरबीआई का केवल 1% है। नाबार्ड एक शीर्षस्थ संस्था के रूप में अनेक वित्तीय संस्थाओं जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान करता है। अब प्रश्न उठता है कि नाबार्ड को पैसा कौन देता है? तो नाबार्ड को पैसा देती है भारत सरकार, विदेशी बैंक या अन्य एजेंसियां। अब आते हैं सिडबी। सिडबी की स्थापना 1990 में हुई थी। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। सिडबी का पूरा नाम है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अर्थात स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो फिर नाम से स्पष्ट है कि यह लघु उद्योगों के विकास के लिए निर्मित बैंक है और जो मुद्रा बैंक की स्थापना हुई है वो शुरुआत में सिडबी की ही सब्सिडरी बनाई गई है। मनी एंड बैंकिंग पर आगे ऑडियो जारी रहेगा, तो आप अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया मुझे मेल करके बताएं। मेरा ईमेल एड्रेस है anchaleSar@gmail.com, anchaljalesar@gmail.com पर आप मुझे अपनी सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य बताएं। धन्यवाद।